Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit First, Introduction to Marketing, lecture number 8 and 9. In part 1 we will discuss lecture number 8 and in part 2 we will discuss lecture number 9. बेसिकली ये टॉपिक आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग है जिसको हमने दो पार्ट्स में यानी कि दो लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है, लेक्चर नंबर 8 में और लेक्चर नंबर 9 में। तो जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग है वो बेसिकली प्लानिंग का एक पार्ट है। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्रेजेंट में प्रिडिक्ट करना। तो मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब फ्यूचर के जो क्वेश्चंस होंगे वो मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे, कंपनी उनको प्लानिंग के थ्रू आंसर देती है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन मार्केटिंग इन्वॉल्व्स आंसरिंग क्वेश्चन सच एज वेयर शुड बी द कंपनी इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स की कंपनी को आने वाले 5 और 10 साल में क्या उसकी पोजीशन होनी चाहिए, कौन कौन से मार्केट में उसे एक्सपेंड करना चाहिए, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो वो ऑफर करेगी, क्या प्रोडक्ट लाइन रहेगी, क्या ब्रांड एक्सटेंशन रहेगा, और अगर एक्सटेंड करेगी तो कितने इंटरवल पर करेगी, हर 1 साल बाद, हर 2 साल बाद या हर 3 साल बाद। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर की एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, गाइडलाइंस मिल जाती है, और उसकी वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो बाकी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, उनके साथ अच्छे रिलेशन बने रहते हैं। नेक्स्ट आता है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो कोई भी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट, एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन जो भी मार्केट में एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसको एनालिसिस करती है और फिर जो वेरियस ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करती है। तो कंपनी को इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, कस्टमर की नीड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, मार्केट सिचुएशन टर्बुलेंट है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो कंपटीटर्स हैं, माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो कंपटीटर्स अनप्रिडिक्टेबल हैं, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज होता रहता है। तो फ्यूचर जो अनप्रिडिक्ट है उसको कुछ एक्सटेंट तक कंपनी प्रिडिक्ट कर कर अपना कोर्स ऑफ एक्शन करने की कोशिश करती है। इसी वजह से फ्यूचर की एडवांस में प्लानिंग की जाती है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का क्या मतलब होगा? स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी एनालिसिस कर कर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में डेटा को कम्युनिकेट करती है, शेयर करती है और उसके बेस पर फ्यूचर की स्ट्रेटजीज बनाती है और स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करने के बाद उसे मैक्सिमम एफिशिएंसी से इम्प्लीमेंट करती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? कॉर्पोरेट एंड डिविजनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो बेसिकली जितने भी डाइवर्सिफाइड कंपनीज होती हैं उनमें एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है और अलग अलग एसबीयूज होती हैं, डिवीजन होती हैं। तो जो कॉरपोरेट ऑफिस के द्वारा प्लानिंग की जाती है जैसे कि ग्रोथ की, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, इन्हें हम कॉरपोरेट प्लानिंग बोलते हैं। और जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के द्वारा कॉस्ट, डिफरेंशिएशन, फोकस, ये स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, इन्हें हम डिविजनल या फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट प्लानिंग बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट हैव डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स अंडरटेक कॉर्पोरेट प्लानिंग थ्रू ए सीरीज ऑफ मीटिंग। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है, उसके बाद जो उस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एसबीयूज हैं वो उस कॉर्पोरेट प्लानिंग के बेस पर अपनी यूनिट की प्लानिंग करती है और जो उनकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की प्लानिंग है वो कॉर्पोरेट प्लानिंग के साथ मैच होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है कि कंपनीज हैं वो पहले जो प्लान्स बनाती थी वो इनवर्ड आउट अप्रोच बनाती थी, मतलब पहले प्लानिंग करती थी और फिर वो चेक करती थी बाहर कि वो प्लानिंग सही है या नहीं है। लेकिन आज की डेट में कंपनीज है वो आउटवर्ड इन अप्रोच यूज करती हैं, यानी कि सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर कर, एनवायरनमेंट को स्कैन कर कर खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर कर इंफॉर्मेशन ली जाती है, फिर उस इंफॉर्मेशन के बेस पर प्लानिंग की जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आउटसाइड इन अप्रोच बोलते हैं। तो जो स्ट्रेटजीज हैं जो डिफरेंट कंपनी अडोप्ट करती हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती हैं, लेकिन फिर भी ये 5 बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हर कोई कंपनी अंडरटेक करती है। तो कौन कौन सी हुई? सबसे पहला, सेटिंग द कॉर्पोरेट विजन एंड मिशन। सेकंड, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। थर्ड, allocating resources to each SBU. Fourth, planning new business activities.
और लास्ट क्या है, डाउन साइजिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज स्टेप्स वन बाय वन। इसमें एलोकेटिंग रिसोर्सेज तो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, और प्लानिंग न्यू बिजनेस एक्टिविटीज और डाउन साइजिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो हम पार्ट सेकेंड में यानी कि लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्लानिंग में क्या है, कॉर्पोरेट विजन एंड मिशन। तो विजन का मतलब क्या होता है, व्हाट ए कंपनी वांट्स टू बी, ए कंपनी क्या बनना चाहती है, और मिशन का मतलब होता है हाउ ए कंपनी वांट्स टू बी, कंपनी वो कैसे बनना चाहती है। तो सबसे पहले कॉरपोरेट का विजन बनाया जाता है, उसके बेस पर फिर उस विजन को कैसे अचीव करना है इसका मिशन बनाया जाता है। तो जितने भी सक्सेसफुल एक्सपर्ट्स हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने क्या कहा है कि केवल विजन और मिशन फॉर द शेक ऑफ मेकिंग नहीं होना चाहिए कि भाई हर कोई बनाता है तो हम बना दें। वो उस ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज को समझ में आना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस क्यों है। तो बेसिकली जो भी विजन और मिशन होते हैं वो कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए डेवलप किए जाते हैं। फिर सेकंड क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसबीयूज। जितनी भी कंपनीज हैं वो एवर चेंजिंग और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं, तो कॉरपोरेट के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो सारी इंडस्ट्रीज को एक साथ देख सके। तो वो अपनी एक अलग से डिवीजन बना देता है जिसे हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक सेपरेट और सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस यूनिट होती है जो कि एक पर्टिकुलर मार्केट में ऑपरेट करती है। उसकी एक अलग इंडस्ट्री होगी, अलग कंपटीटर्स होंगे, अलग कस्टमर्स होंगे, अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, अलग सप्लायर्स होंगे। तो जो एसबीयू है उसका हर एसबीयू का मिशन स्टेटमेंट अलग होता है, और वो जो कॉरपोरेट विजन स्टेटमेंट है उसके अलाइनमेंट में होता है। तो एसबीयू है वो एक कंपनी की डिवीजन भी हो सकती है, एक प्रोडक्ट लाइन भी हो सकती है, और इवन इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी या इंडिविजुअल ब्रांड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे ऑर्गेनाइज यानी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाई गई है। जैसे कि सीएमसी फॉर एग्जांपल डिफरेंट उसकी एसबीयूज हैं, जैसे कि सिस्टम कंसल्टेंसी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड री इंजीनियरिंग, कंट्री वाइड नेटवर्क सर्विस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड ऑफशोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टाटा है उसकी अलग अलग एसबीयूज हैं, टाटा मोटर्स है, टाटा केमिकल्स है, ताज ग्रुप है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इसी तरीके से टाटा एफएमसीजी सेक्टर में भी है, टाटा टी है, टाटा साल्ट है, डीटीएच में भी है, टाटा स्काई है। तो इसकी अलग अलग क्या हो गई, एसबीयूज हो गई। कोई भी एसबीयू कब सक्सेसफुल होगी, जब उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी। क्या करेक्टरिस्टिक्स, हर एसबीयू की खुद की अलग इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। जैसे आईटीसी है उसका एफएमसीजी अलग एसबीयू है, आईटी एंड सॉल्यूशंस अलग है, पेपर एंड पैकेजिंग अलग है, एग्री बिजनेस अलग एसबीयू है। तो उसकी अलग होटल्स हैं उसकी अलग एसबीयू हैं। तो हर एसबीयू का अपना अलग मार्केट होगा, अलग कस्टमर्स होंगे और अलग कंपटीटर होंगे, और हर एसबीयू का एक पर्सन हेड होगा जो कि उस एसबीयू की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स एलोकेशन टू एसबीयूज। कॉरपोरेट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनको उन रिसोर्सेज को केयरफुली एलोकेट करना पड़ता है। जिस एसबीयू को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसे ज़्यादा रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, जिस एसबीयू को कम रिसोर्सेज की ज़रूरत है उन्हें कम रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। तो इसके लिए बेसिकली टू मॉडल्स हैं, एक तो बीसीजी ग्रुप मॉडल और एक जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपनी एसबीयूज को रिसोर्स एलोकेट करने के लिए। तो फर्स्ट क्या है, बीसीजी कंपेटेटिव एडवांटेज मैट्रिक्स। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस यानी कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है। 1962 में स्टैब्लिश्ड हुई थी बोस्टन में। ब्रूस हैंडरसन ने बीसीजी के साथ मिलकर, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर ये मैट्रिक्स दी थी। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, रो और कॉलम्स होंगे। तो 2 कॉलम्स होते हैं, 2 रोज होते हैं। तो 2x2 की क्या होगी, ये एक मैट्रिक्स होगी, और 4 सेल्स होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस पर है उस एसबीयू का रिलेटिव क्या मार्केट शेयर है ये होता है, और वाई एक्सिस पर वो जिस इंडस्ट्री में है, जिस मार्केट में उसकी क्या
ग्रोथ रेट है ये होता है। तो 4 कंडीशंस आ सकती हैं, हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, लो मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ और लो मार्केट शेयर और लो मार्केट ग्रोथ। तो उसके बेस पर उन्होंने 4 आइडेंटिटीज या आउटकम्स बताए थे, क्वेश्चन मार्क्स, स्टार्स, कैश काउस और डॉग्स। तो 2 एक्सिस थे, एक्स एक्सिस पर रिलेटिव मार्केट शेयर और वाई एक्सिस पर मार्केट ग्रोथ। तो स्टार्स बेसिकली वो बिजनेस यूनिट्स होती हैं जिनका मार्केट शेयर हाई होता है और वो उस इंडस्ट्री में होती हैं जिसकी मार्केट ग्रोथ भी हाई होती है। तो जो ये एसबीयूज हैं इन पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या है, कैश काउ। कैश काउ वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होंगी जिनका मार्केट शेयर तो हाई है लेकिन वो जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री की अब ग्रोथ रेट लो है, यानी कि वो एसबीयू सैचुरेशन पर पहुंच चुकी है। जितने कस्टमर्स थे वो सब कस्टमर्स हैं उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी मैक्सिमम सेल्स होनी थी वो अब सेल हो रही है। तो कैश काउ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन इस पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अब जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है अब उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेने का टाइम है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कैश काउ बोला जाता है। नेक्स्ट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स वो एसबीयूज होंगी जिनका मार्केट शेयर तो कम होता है लेकिन वो जिस इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हाई है। तो ये क्वेश्चन मार्क इसलिए हैं क्योंकि अगर इनका मार्केट शेयर हाई हो गया तो ये स्टार्स बन जाएंगे, लेकिन इनका मार्केट शेयर लो रहा और वो जो इंडस्ट्री थी वो भी सैचुरेशन में आ गई तो ये डॉग्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को, कॉरपोरेट को वेट एंड वॉच की सिचुएशन यूज करनी चाहिए। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके देखे, फिर उसका रिटर्न अच्छा मिला, फिर इन्वेस्ट करे, फिर रिटर्न मिला, फिर इन्वेस्ट करे। लास्ट क्या है, डॉग्स। तो डॉग्स वो बिजनेस यूनिट्स होती हैं जिनका मार्केट शेयर कम होता है और वो जिस इंडस्ट्री में उसकी भी ग्रोथ रेट लो है। तो ना तो मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीद है ना इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बढ़ने की उम्मीद है। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को वापस लेने की यानी कि डाइवेस्ट करने की ज़रूरत है और उससे जो पैसा बचता है उनको स्टार्स और कैश क्वेश्चन मार्क्स पर खर्च करना चाहिए। तो ये अनएट्रैक्टिव एसबीयूज होंगी तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। अब सेकंड क्या आ जाती है, जर्नल इलेक्ट्रिक मॉडल। ये बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक जीई कंपनी है अमेरिका की। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लिया था। तो वो ये चेक करना चाह रहे थे, वो पता लगाना चाह रहे थे कि उनकी कौन सी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कितना रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो उन्होंने मैकिन्सी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो मैकिन्सी भी एक कंसल्टेंसी कंपनी है। तो मैकिन्सी ने जर्नल इलेक्ट्रिक के लिए ये मॉडल इस्टेब्लिश किया था, इसीलिए इसका नाम जर्नल इलेक्ट्रिक मॉडल है। या इसको जीई मैकिन्सी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या जीई मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो जो बीसीजी मैट्रिक्स में कुछ डिसएडवांटेजेस थी ये उन डिसएडवांटेजेस को रिमूव करता है। तो जो बीसीजी मैट्रिक्स में मार्केट शेयर था यहाँ पर मार्केट शेयर की जगह क्या हो गया है, कंपेटेटिव बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। और जो वहाँ पर मार्केट ग्रोथ था उसकी जगह क्या हो गया, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। तो मार्केट ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इसी तरीके से मार्केट शेयर भी एक पार्ट है कम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेंथ का। तो उन्होंने 3 आउटकम्स बताए, हाई, लो और मीडियम। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 3 पेयर्स रहे तो टोटल 9 सेल्स बनी। तो ये 3x3 की एक मैट्रिक्स कहलाती है। तो वाई एक्सिस पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, एक्स एक्सिस पे कंपेटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट। तो कंपेटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट हाई, मीडियम, लो हो सकती है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी हाई, मीडियम और लो भी हो सकती है। तो उन्होंने 3 आउटकम्स बताए कि एसबीयूज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्ट, ग्रो, सेलेक्टिवली अर्निंग और हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। तो अगर कोई एसबीयू हार्वेस्ट या डाइवेस्ट में आती है तो उनको रिसोर्सेज है एलोकेट नहीं करने चाहिए। जो एसबीयूज इन्वेस्ट या ग्रो में आती है उनको रिसोर्सेज एलोकेट करने चाहिए। और जो एसबीयूज सेलेक्टिव अर्निंग में आती हैं उनको सोच समझ के जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हैं एलोकेट करने चाहिए।
अब नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट मार्केट एट्रैक्टिवनेस। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि मार्केटिंग एट्रैक्टिवनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मार्केट साइज, सिंपल से अगर मार्केट साइज ज़्यादा होगा तो मार्केट एट्रैक्टिव होगा। मार्केट की ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी तो मार्केट एट्रैक्टिव होगा। मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो मार्केट एट्रैक्टिव होगा। प्राइजिंग ट्रेंड्स हैं, अगर वो उसमें कस्टमर्स हैं वो प्राइस के लिए सेंसिटिव नहीं है तो मार्केट एट्रैक्टिव होगा। कंपटीशन कम है, राइवलरी कम है तो मार्केट एट्रैक्टिव होगा। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो एट्रैक्टिव होगा। जहां आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जिस मार्केट में हो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। और वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड है, रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो कुल मिलाकर वो मार्केट क्या कहलाएगा, एट्रैक्टिव कहलाएगा। दूसरा क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है कि उसके पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, अगर उसके पास एसेट्स हैं और कॉम्पिटेंसी है तो उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसके पास एक वेल रिनोन्ड ब्रांड है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसका मार्केट शेयर हाई है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसके पास जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है और वो उस प्रोडक्ट को कंपटीटर के कंपैरिजन में कम कॉस्ट पर है, प्रोड्यूस कर सकता है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और अगर वो टेक्नोलॉजिकल और अदर इनोवेशन उसके पास है, टेक्नोलॉजी है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये अपन ने फर्स्ट पार्ट में यानी कि लेक्चर नंबर 8 में कंप्लीट कर लिया है। बचा हुआ पोर्शन अपन पार्ट सेकंड में लेक्चर नंबर 9 में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।